हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो क्लास 10th मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 की 2 नंबर के जितने भी पार्ट हैं इन सभी को सॉल्व करने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को हम पूरे डिटेल से समझेंगे। अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। हमें द्विघात समीकरणों के रूप में इसको बनाना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या दिया गया है। कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को आप पढ़िए कि यहाँ पर कह क्या रहा है। देखिए यहाँ तक तो समझ में आ जाता है, लेकिन इसके बाद जैसे ही इसमें ये कहता है दोगुने से एक अधिक है, ये सब समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी ईजी होता है। एक बार आप अगर समझ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कह रहा है क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। मतलब कि चौड़ाई को अगर हम दोगुना कर देते हैं और उसमें एक ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, लंबाई मिल जाएगा। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में जो कह रहा है, यहाँ पर हम आयताकार यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं आप लोगों के समझने के लिए। ये हो गया। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये जो चौड़ाई है और यहाँ पर ये जो लंबाई है, मान लेते हैं यहाँ पर ये नहीं दिया गया है तो यहाँ पर इसको हम चौड़ाई x मान लेते हैं। कह रहा है लंबाई कितना है, इसको हम दोगुना कर देते हैं और इसी में हम एक को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, लंबाई मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अब समझ में आ गया होगा कि चौड़ाई x है तो इसी चौड़ाई को हम दोगुना कर कर एक इसमें ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ पर इसकी लंबाई मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे, तो उसको यहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे जो दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब जो आपका लंबाई और चौड़ाई होगा ये भी आपका मीटर में ही होगा। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर, ये दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे, पूछा क्या गया है, लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पर ये दिया गया है तो यहाँ पर हम मानेंगे, क्या मानेंगे, यहाँ पर आयताकार भूखंड की चौड़ाई और लंबाई। तो यहाँ पर चौड़ाई मान लेंगे तो हमें लंबाई वैसे भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। तब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार तो यहाँ पर प्रश्नानुसार में क्या हो जाएगा, भूखंड की लंबाई कितना हो जाएगा, 2x + 1 मीटर। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया था, क्षेत्रफल दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू कितना दिया गया है, 528। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पर ये 528 मीटर स्क्वायर ये दिया गया है। तो यहाँ पर लंबाई देखिए कितना ये है, चौड़ाई यहाँ पर ये है। तो लंबाई लिखेंगे 2x + 1 और यहाँ पर चौड़ाई कितना है, x इक्वल टू 528। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसी को आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर ये हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो +x, इसको इस साइड लेकर आएंगे तो -528 इक्वल टू यहाँ पर ये 0। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में पढ़े होंगे कि इसमें ये बोला गया था कि इसे द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण के रूप में इसको व्यक्त किया जा चुका है। कितना लिखा है,
2x² + x - 528 = 0। देखिए इसमें पहले से दिया गया था कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, इसलिए यहाँ पर इतना लिखे हैं। अगर क्वेश्चन में ये बोला गया होता कि लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करिए, जैसे हो सकता है आप एग्जाम में बैठे हो और आपको ये क्वेश्चन केवल एक क्वेश्चन दिख जाए और उसमें दिया गया हो कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ तक तो आप बना लेंगे। उसके बाद इसका आपको गुणनखंड ही तो करना है, तो यहाँ से आपको लंबाई और चौड़ाई मिल जाएगा। मतलब कि यहाँ से हमें x का मान मिलेगा, तो हम इसमें रख कर चेक कर सकते हैं कि लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है, ठीक है ना। तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। द्विघात समीकरण के रूप में इसी प्रकार से हम इसको निरूपित करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि ये जो क्रमागत कह रहा है और धनात्मक कह रहा है, यहाँ पर इसका कुछ तो मतलब होगा, तभी ये दिया गया है। तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन को आप पढ़ लिए होंगे, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को आपको अच्छे से यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर देखिए क्रमागत का मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ पर जो दो संख्याएं लेनी हैं वो क्रम से आनी चाहिए। मतलब कि जैसे 2 के बाद क्या आता है 3, और यहाँ पर 6 के बाद क्या आता है 7, मतलब क्रमागत संख्या हमें लेनी है। ऐसी संख्या नहीं लेना है कि 6 ले लिए और यहाँ पर आकर सीधे 9 ले लिए, ऐसे आपको एग्जाम्पल में नहीं लेना है। ऐसी संख्याओं को लेना है जो क्रम से आए। 9 के बाद अगर मान लेते हैं पहली संख्या 9 है, तो दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए 10 होनी चाहिए, ये हो गया। और हमें धनात्मक पूर्णांक को लेना है, मतलब कि हम नेगेटिव संख्या को नहीं लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम आपको बता रहे थे कि 6 के बाद क्या आएगा 7, क्रम से आ रहा है। तो इसमें हम 6 में क्या किए हैं, एक को ऐड किए हैं, तभी हमें 7 मिला था, यही किए थे। तो अब मान लेते हैं कि ये संख्या हमें ज्ञात ही नहीं है, तो इसको यक्स मान लेंगे। एक संख्या क्या हो गया यक्स, दूसरी संख्या हमारा क्या हो सकता है, तो यहाँ पर हम बोलें कि 6 है, तो इसमें क्या ऐड किए हैं 1। अब मान लेते हैं यही संख्या नहीं ज्ञात है, तो इसको यक्स माने हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +1, मतलब कि यक्स +1। जो भी संख्या है उसमें अगर हम एक ऐड कर देते हैं तो हमारा यहाँ पर क्रमागत दो संख्याएं मिल जाएंगी, एक संख्या ये, दूसरा ये यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसी को, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक अगत धनात्मक पूर्णांक कितना है यक्स है, तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना है यक्स +1, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार में क्या कह रहा था, कह रहा था दोनों संख्याओं को गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर यक्स +1, तो जब दोनों संख्याओं को हम गुणा करते हैं तो हमें कितना मिलता है 306 मिलता है। दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो ये 306 के बराबर हो जाएगा। तो इसको चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये x² प्लस यक्स, इसको इस साइड लेकर आएंगे तो -306। तो यहाँ पर ये आपको क्या मिल गया = 0। तो यही आपका आंसर है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यही द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। बस आपको यहाँ पर इतना ही यहाँ पर लिख देना है। हमें यहाँ पर संख्या ज्ञात करना है, तो इसको गुणनखंड कर देना है, हमें x का मान मिल जाएगा। तो इसमें x का मान रखेंगे और इसमें, तो हमें एक संख्या यहाँ से एक संख्या यहाँ से मिल जाएगा। और जो दोनों संख्याएं मिलेंगी उन दोनों को अगर हम गुणा करेंगे तो हमें 306 मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब कि जितना रोहन की आयु होगी उससे 26 वर्ष रोहन की माँ बड़ी हैं। तो यहाँ से हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो जो हमसे ज्ञात करने के लिए कहता है उसी को हम मानते हैं। तो यहाँ पर मानेंगे कि रोहन की वर्तमान आयु कितनी है यक्स है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करिए, इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिखते चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु
आयु कितना है, यक्स वर्ष है। ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार जब यहाँ पर रोहन की वर्तमान आयु यक्स वर्ष है तो रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे रोहन की माँ की आयु की माँ की आयु कितना हो जाएगा, जितना इसकी आयु है उससे 26 वर्ष बड़ी है। ये हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 26 वर्ष। ये हो गया। कह रहे हैं यहाँ पर कि अब से 3 वर्ष पश्चात इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है 360 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब कि यहाँ पर यक्स प्लस कितना हो जाएगा 3। ये हो गया। जब इसमें ऐड किए 3 वर्ष पश्चात तो इसमें भी तो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स प्लस 26 प्लस 3, 3 वर्ष पश्चात दोनों के आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 360, अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे यक्स प्लस 3 और यहाँ पर यक्स प्लस 29 इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। ये आ गया। अब देखिए अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो इस बस आपको कैलकुलेशन ही करना है। इसमें यक्स को इससे गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर, यक्स को इससे गुणा करेंगे तो प्लस 29 यक्स हो जाएगा। इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 यक्स। ये हो गया। इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 30 3 90 मतलब कि 87 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 87 इक्वल टू 360। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करिए तो लिखेंगे यक्स स्क्वायर और यहाँ पर 29 3 32 यक्स। अब यहाँ पर देखिए प्लस 87, अब यहाँ पर इक्वल के इस साइड है तो यहाँ पर ये आएगा तो माइनस में 360 इक्वल टू 0। थोड़ा सा और आपको सॉल्व करने की आवश्यकता है इसको। तो यक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स और यहाँ पर माइनस, देखिए यहाँ पर 10 में 7 जाएगा तो 3 बचेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 10 में 7 गया तो 3 और उसके बाद 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ पर 2 हो जाएगा 273 इक्वल टू यहाँ पर ये 0। तो देखिए यहाँ पर यक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स माइनस 273 इक्वल टू 0। यहाँ पर ये क्या है, यही आपका फाइनल आंसर है। यही आपको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना था। तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर ये सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है। कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। उसके बाद इसमें आगे कह रहा है कि यदि जिस चाल से ये तय कर रही थी उसी चाल में अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कम कर दिया जाए तो उसी दूरी को, मतलब कि 480 किलोमीटर की दूरी को ही वो 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। यहाँ पर चाल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, लेकिन इसमें यह भी दिया गया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो यहाँ पर इसको हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। अगर आपको एग्जाम में ये सिंगल क्वेश्चन मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, तो यहाँ पर आपको चाल ज्ञात करना है। सबसे यहाँ पर आपको करना क्या है कि इसमें अगर आप जो द्विघात समीकरण बना लेते हैं तो उसके बाद क्वेश्चन ईजी होता है आपके लिए सॉल्व करना। तो सबसे यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी दिया गया है उसको आप लिखिए, उसके बाद द्विघात समीकरण के रूप में इसको आप बनाने का ट्राई करिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा दिया दूरी कितना है 480 किलोमीटर। ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार एक मिनट, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार ये हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे में चाल।
चाल, ये हो गया, ये फार्मूला है। तो यहाँ पर पहले में क्या कह रहा था, इसको हम समय को t1 मान लेते हैं। समय बराबर दूरी कितना है 480, एक समान चाल से, मतलब कि x किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये चल रहा है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, समीकरण 1। दूसरे में क्या कह रहा है यहाँ पर, t2 इक्वल टू, यहाँ पर कह रहा है दूरी तो सेम है, ये दूरी क्या है, सेम है, लेकिन ये चाल कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कम कर दिया जाता है, मतलब जितना भी है इसमें 8 माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर ये आपका समीकरण 2 बन जाएगा। ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कह क्या रहा था कि जिस चाल से ये चल रही थी ये 480 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर यक्स की चाल से t1 समय में तय करती है, और यहाँ पर 480 किलोमीटर की दूरी x माइनस 8 की चाल से t2 समय में तय करती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जितना समय इसमें लगता है उससे ज़्यादा समय इसमें लगता है, तो मतलब कि दोनों के समय में अंतर कितना है, मान लेते हैं कि इसे 5 घंटे लगते हैं, तो इसे कितने घंटे, 3 घंटे और अधिक मान लेते हैं 8 घंटे। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 3, मतलब कि t2 माइनस t1 कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे t2 माइनस t1 इक्वल टू यहाँ पर 3, मतलब कि दोनों का डिफरेंस कितना आया है यहाँ पर 3, जो भी दिया है भी गया था यहाँ पर कि 3 घंटे अधिक समय लेती है, तो t2 माइनस t1 इक्वल टू यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। देखिए t2 की वैल्यू ये है, t1 की वैल्यू यहाँ पर ये दिया गया है, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर इसको हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे t2 कितना है 480 बटे में x माइनस 8, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 480 बटे में यहाँ पर कितना है x इक्वल टू यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। देखिए इसको हम कॉमन लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 480 और उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा 1/x माइनस 8, और यहाँ पर क्या बचेगा 1/x इक्वल टू 3। देखिए ये यहाँ पर गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इस साइड आएगा तो x माइनस ये इधर जाएगा तो यहाँ पर ये माइनस x हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, तो +8 लिखेंगे, बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा x माइनस 8, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 बटे में 480। देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक बार में ये, और यहाँ पर ये 1 ये 18 हो जाएगा, तो 3 चंग 18 जीरो, यहाँ पर 160 आएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखिए इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा 8, इधर इसको गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 160 इक्वल टू, इसको इस साइड ले जाइए, तो यहाँ पर x माइनस 8, ये हो गया। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इतना आपको शायद नहीं दिखा था, तो यहाँ पर इसको कुछ भी नहीं किए, 3 से इसको डिवाइड किए, तो यहाँ पर ये इतना आया है। अब देखिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 ठे 100, यहाँ पर 16 ठे 128, और यहाँ पर एक जीरो है, यहाँ पर इसको इधर गुणा करिए तो एक्स स्क्वायर माइनस में 8x हो जाएगा। इसको 75 करिए इस साइड लेकर आइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये इधर आएगा तो माइनस 1280, तो यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण के रूप में बन गया है। इसको अगर आपको आगे सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना था, तो यहाँ पर आपको इसी टाइप से इसको निरूपित करना है। कहाँ पर आपको नहीं समझ में आया है आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक बार और इसको आप समझ लीजिए। कह रहा था कि रेलगाड़ी की चाल कितना है, हम मान लेते हैं नहीं दिया गया था तो ये किलोमीटर प्रति घंटा, जो यहाँ पर दूरी दिया गया था 480 किलोमीटर, तो हम जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटे में चाल होता है। तो यहाँ पर दूरी भी हमें ज्ञात है और यहाँ पर चाल तो हम मान ही चुके हैं। तो यहाँ पर ये 480 किलोमीटर की दूरी और x चाल से चलने में इसे t1 समय लगता है, और यही दूरी मतलब कि 480 किलोमीटर की दूरी को x माइनस 8 की चाल से चलने में t2 समय लगता है। तो कह रहा है कि यहाँ पर जितना समय इसमें लगा था उससे यहाँ पर 3 घंटे ज़्यादा लगा है, मतलब कि दोनों का डिफरेंस कितना है 3 घंटे। तो यहाँ पर क्या करेंगे t2 माइनस t1 इक्वल टू 3, बस कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से आपको कैलकुलेशन ही करना था, जो कि फ्रेंड्स आप लोगों को आता होगा। तो यहाँ पर वैल्यू को रखें, उसके बाद सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आ चुका है।
है। फिर भी फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट होता है, इसी क्वेश्चन में नहीं, इसके पहले के क्वेश्चन में भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।